Hello, students. Welcome back to our channel, which is Political Insight, जहाँ पे हम अपने लास्ट चैप्टर की बात करेंगे अपने CUET UG एग्जाम के लिए। अपने लास्ट चैप्टर को देखेंगे यूनिट 1 के, जो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड फिनोमिना है। इस टर्म से आई होप सब फेमिलियर होंगे इस टर्म से। ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारे पर्सनल एंड कलेक्टिव लाइफ में। सो इसकी बात करेंगे हम इस क्लास में। आई होप सबने हमारी चैनल पे अपलोड की गई बाकी वीडियोस को देखा हो। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से देख सकते हैं। एंड ऑल्सो PYQ एनालिसिस करें हमने 2014 एंड 2025 के। सो जिसे भी जो भी 2026 एग्जाम के लिए अपेयर हो रहा है मई में, वो इन क्लासेस को देख सकता है। कंटेंट को देख के वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकता है। सो मेक श्योर आप प्रैक्टिस भी करें PYQs की, और देखें कि हमारी क्लास से कितना ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिला है, फैक्ट्स कितने ज़्यादा देखने को मिले हैं। कॉज यहाँ पर कुछ फैक्ट्स का या फिर इन्फॉर्मेशन का एग्जैजरेशन नहीं किया गया है, टू द पॉइंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया गया कंटेंट। सो आई होप सबने देख लिया। उसके बाद देखते हैं अपने चैप्टर को, which is globalization, understanding the interconnected world and its impact on India and society। यहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे एंड यहाँ पर कोर्स को देखेंगे। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे एंड इंडिया का POV, इंडियाज POV देखेंगे ग्लोबलाइजेशन को लेके, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया का POV ग्लोबलाइजेशन को लेके, कि इंडिया क्या कहता है ग्लोबलाइजेशन के लिए, क्या पॉजिटिव कहता है, क्या नेगेटिव थॉट रखता है। बैठते हैं आगे। सो ये हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का। सो मेक श्योर आपने बाकी सारे चैप्टर्स को देख लिया हो प्रीवियस, तो उनसे रिलेट करते हुए आगे देखेंगे अपने चैप्टर्स की समरी को। बात करेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सो एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे हमें मिलती है। ये एक तरह का फ्लो है ग्लोबलाइजेशन, और कुछ नहीं। इट्स मोर ऑफ अ फ्लो, चाहे वो आइडियाज हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो पीपल हो। सो इसका अगर जनरल डेफिनेशन की बात करें, जनरल एक्सप्लेनेशन को हम देखें तो वो है ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्लो ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल, जो वर्ल्ड वाइड, जो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाता है। इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाता है, शो करता है कि कैसे वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, चाहे वो आइडियाज को लेकर हो, गुड्स को लेकर हो, कैपिटल को लेकर हो एंड पीपल को लेकर हो। सो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। आगे बात करते हैं वाई ग्लोबलाइजेशन हैपेंड। सो उससे पहले हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है। यहाँ पर हमने देखा ग्लोबलाइजेशन ये हमारे MCQ एंड PYQs के एनालिसिस से मेंशन कर देती हूँ, ये हमने वहाँ पे भी क्वेश्चन किया था। सो ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, और एज वी से फिनोमिना, जिसमें हम आगे देखेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस को, जो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है, कंट्रीज के लिए, सोसाइटीज़ के लिए। एंड हमने मोर ऑफ अनइवननेस की एंड ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट की बात करें, सो हमें किसी एक कंट्रीज की सोसाइटी की बात नहीं कर सकते, हमें एक जनरल स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ता है किसी भी कंट्री के लिए बिफोर मेकिंग अ जनरल कंक्लूजन। तो हमें ये देखना पड़ता है ग्लोबलाइजेशन सबके लिए सेम नहीं हो सकती है, ये डिफरेंट लेवल, डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है हमें। सो देखेंगे व्हाई इट इज़ हैपन। बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के कोर्स देखेंगे, कारण क्या थे, व्हाई इट इज़ हैपन। सो टेक्नोलॉजी कनेक्टेड अस, जैसा कि हम देख रहे हैं ये क्लास जो हमारी हो रही है ये भी इंटरकनेक्टेड है टेक्नोलॉजी से, तभी आप देख पा रहे हैं इस क्लास को। सो एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स लाइक द इंटरनेट एंड टेलीफोन हैव मेड इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्शन पॉसिबल। हम बात करें जैसे हम हमारे पेरेंट्स के टाइम पे हमें ये नहीं देखने को मिलता है, ये आज के कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड फिनोमिना बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट और इन्फ्लुएंस करता है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखते हैं कि 2026 की बात करें तो टेक्नोलॉजी इज द गेम चेंजर फॉर ग्लोबलाइजेशन। पर
क्या ये ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आज ही हमें देखने को मिलती है? नहीं, ये हमें एंशिएंट टाइम से देखने को मिलती है, जब हम इंडिया एक कॉलोनी था तब भी देखने को मिलती है, बट उसकी फॉर्म थोड़ा चेंज था, मतलब उसके फॉर्म में, उसकी इंटेंसिटी में एंड उसके फैक्टर्स में थोड़ा चेंज देखने को मिलता है हमें। एंड दूसरा देखेंगे, information spread, printing technology and digital media enable dissemination of ideas across continents. आइडियाज का फ्लो हमें पहले भी देखने को मिलता है, बट आज ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है इसका रोल, भी काफ़ी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गया हमारे लिए टेक्नोलॉजी से। एक आइडिया का दूसरे आइडिया का, एक कंट्री के आइडिया का दूसरे कंट्री के आइडिया पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें टेक्नोलॉजी ने बना दिया गया। टेक्नोलॉजी ने इतना ईजी कर दिया हमारे लिए फ्लोज ऑफ थॉट्स को, वहाँ के थॉट्स हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे हमें चेंज कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे। सो ये भी हो जाता है, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है इजीली। एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन की बात करें तो एनवायरमेंटल चैलेंजेस रिक्वायर वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड सोल्यूशन। जहाँ पर कोई भी एनवायरमेंटल चैलेंज हो वो एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन के रूप में देखने को मिलता है हमें। कोई इंडिविजुअल स्टेप हो या चैलेंज को सॉल्व नहीं कर सकता। एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा समिट देखने को मिलती है हमें। समिट हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बात करे इसकी, तो ये एक कॉर्पोरेशन की तरह देखने को मिलता है हमें। आगे चलते हैं। बात करेंगे अपने डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, जिसमें बात करेंगे हम पॉलिटिकल की, इकोनॉमिक एंड कल्चरल की। ये तीन मेजर है, ये तीन मेजर डायमेंशन है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। सो हम पॉलिटिकल में बात करेंगे चेंजेस इन गवर्नमेंट रोल्स एंड पॉलिसीज के बारे में। सेकंड में देखेंगे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड थर्ड वी हैव कल्चरल एक्सचेंज एंड ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल। फर्स्ट वी हैव political impact or political dimension, as we say, political consequences. So how does globalization affect political culture and political impact on us in any country or any state? So इसमें बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट रूल चेंजेस। गवर्नमेंट की सोवरेनिटी को कैसे इम्पैक्ट करता है ये ग्लोबलाइजेशन बात करता है स्टेट्स कैपेसिटी डिक्रीज के लिए। स्टेट कैपेसिटी डिक्रीज से हमें समझने को मिलता है कि स्टेट का जो पॉलिसीज मेकिंग का डिसीजन था एंड पॉलिसी मेकिंग का इन्फ्लुएंस था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रह गया। स्टेट की एबिलिटी अब कम होती दिख रही है हमें ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में, जहाँ पर विदाउट एनी इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसीज मेड करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब होता जा रहा है। तो ये देखा जाए तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके बाद देखेंगे मिनिमम इंटरवेंशन की, लेस कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है BYQs में, स्टेट अब वेलफेयर स्टेट से एक मिनिमलिस्ट स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जहाँ पर वेलफेयर स्टेट में हमें देखने को मिलता है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग एंड एजुकेशन, जहाँ पर वेलफेयर स्टेट एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी की बात करता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। वहीं पे ये ट्रांजिशन हमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में देखने को मिला है, जहाँ पर वेलफेयर स्टेट चेंज हो रहा है मिनिमल स्टेट में। मिनिमलिस्ट स्टेट बात करता है लॉ एंड ऑर्डर पे, बात करता है नेशनल सिक्योरिटी पे, एंड लास्टली यहाँ पर वेलफेयर रिलेटेड वर्क लेस इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पर वेलफेयर स्टेट वर्क लेस इन्वॉल्व रहता है। सो ये चेंज देखने को मिला है। बेसिकली वेलफेयर स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSV में मेंशन है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट अब निकलते हुए देखते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वेलफेयर स्टेट का, जो जिसकी नेचर चेंज होते हुए दिख रहा है हमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। एंड हम देखेंगे मिनिमम इंटरवेंशन की, जहाँ पर मार्केट ऑफ रोल काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। रोल ऑफ मार्केट भी डिसाइड करता है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को। लेट्स सपोज कोई MNC एंटर करती है एंड गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है उसकी ओपनिंग में, एंड गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को मेक करती है।
बट गवर्नमेंट एमएनसीज को सपोर्ट करती हैं वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे एमएनसीज ह्यूमन रिसोर्स को इंक्रीज करती है, एचआरडी को। सो इसीलिए गवर्नमेंट रिजिड नहीं होती है एमएनसीज को लेके, पॉलिसीज को लेके काफ़ी ज़्यादा रिजिड और स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती है। दैट्स वाई वहाँ पर वो किसी भी एमएनसी को अलाउ करती है अपनी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री को एंट्री देती है, एंड उस पर स्ट्रिक्टनेस नेग्लिजिबल रहती है क्योंकि लोअर टैक्स रहते हैं एंड फ्लेक्सिबल रूल्स रहते हैं। वरना कंपनी वहाँ से लीव करेगी तो गवर्नमेंट का एंड पीपल का दोनों का नुकसान है, क्योंकि एमएनसी क्रेडिट क्रिएशन करती है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, हमने बात किया। पर इससे देखिए कि स्टेट टोटली एंड प्योरली भी वीक नहीं है, स्टेट इज़ नॉट कम्प्लीटली वीक, कंट्री इज़ नॉट कम्प्लीटली वीक, कहीं ना कहीं इतना भी वीक नहीं देखने को मिलता है हमें। कंट्रीज एंड गवर्नमेंट आर स्टिल इम्पॉर्टेंट। ओके, बात करें अगर स्टेट की, तो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न को लेकर अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है। सो ग्लोबलाइजेशन मोर पावर भी देता है स्टेट को, उसके वहाँ की अगर न्यू टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। 1 सेकेंड, आई जस्ट इरेज फैक्ट दिखे सबको। सो ये देखने को मिलेगा पॉलिटिकल इम्पैक्ट में कि ग्लोबलाइजेशन मोर पावर प्रोवाइड करता है स्टेट को। वाई? क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्गर डिजिटल कैपेबिलिटीज इन गवर्नेंस बढ़ती हैं। जैसे कि हम अभी बात करें तो हमें डिजी लॉकर देखने को मिलता है, ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे रिलेट करता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक पावर शो करती हैं, पावर को ट्रांसफर करती हैं गवर्नमेंट पे, स्टेट पे, और न्यू टेक्नोलॉजीज उसको और ज़्यादा इन्हांस करती हैं पीपल्स के वेलबींग में, सोशल वेलबींग में, एंड न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड करती है। तो इसी के चलते हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे कैसी भी हो, कोई भी पोर्टल पे हमें इजीली एक्सेसिबल होती है। सो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, एंड ईजी टू मैनेज और गवर्न होती है गवर्नमेंट के लिए भी एंड पीपल के लिए भी। सो ये था हमारा पॉलिटिकल इम्पैक्ट। आई होप सबको समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं अपना कल्चरल इम्पैक्ट। कल्चरल इम्पैक्ट की बात करते हैं कि कल्चर का क्या रोल होता है हमारे ग्लोबलाइजेशन को लेके। तो देखते हैं कल्चरल इम्पैक्ट को, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कल्चर को देखे तो। सो बात करते हैं कल्चरल इम्पैक्ट की, ग्लोबलाइजेशन की। सो इट affects our daily life. कल्चरल इम्पैक्ट से मोर ओवर हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है कल्चर का, जो किसी भी कंट्री का सॉफ्ट पावर भी शो करता है कि इजीली वो हार्ड पावर में नहीं आता। सो ये यही जो पावर होती है ये कहीं ना कहीं इतना नेग्लिजिबल हमारे लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती है, जो हमें दिखती भी नहीं है, बट वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है किसी भी कंट्री के लिए। सो हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे सोचते हैं, एंड ये सब भी ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट करता है। Western culture spread, global media, entertainment promote Western lifestyle and values worldwide, changing lifestyle, food, fashion, and daily habits transform as foreign influences blend with the local tradition. Yes, आप सबसे प्रोमिनेंट हमें देखने को मिलता है इन्फ्लुएंसर। यस, आप सब इससे फेमिलियर होंगे इस टर्म से, इन्फ्लुएंसर। वो इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो वेस्ट के वेस्टर्नाइजेशन को भी प्रमोट करते हैं। कैसे वो पहनते हैं, आप भी वही पहनना चाहेंगे, जैसे वो खाते हैं, क्या हम उसको फॉलो करने लगते हैं, जो भी इन्फ्लुएंस होता है। अ, ये एक इसको हम कल्चरल कल्चरल होमो कल्चरल होमोजेनाइजेशन के टर्म में देखते हैं। ये सब याद रखेंगे इस टर्म को, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, जिसमें एक यूनिफॉर्म कल्चर क्रिएट हो रहा है, दैट क्रिएट्स यूनिफॉर्म कल्चर एज वेल। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, दैट यूनिफॉर्म कल्चर बेसिकली इट्स रिलेटेड टू वेस्टर्न कल्चर्स एंड अमेरिकन पीपल्स। जो मैंने अभी बताया आपको, सॉफ्ट पावर ऑफ अमेरिका की शो करता है, चाहे वो बर्गर की पॉपुलैरिटी हो, कोका कोला की हो, ब्लू जीन्स की हो, एंड सो ऑन। एंड इस टर्म को हम मैकडोनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये दोनों टर्म याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हमसे पूछी गई एग्जाम में। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर ये टर्म बेसिकली एक नेगेटिव साइड को शो करती है, विच इज डैमेजिंग द डाइवर्स कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड, दैट शोज damaging the diverse cultural heritage of the world.
कहीं न कहीं हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है ये मैकडॉनलाइज़ेशन, कि सबका पैटर्न बदलता जा रहा है, फॉर्म बदलता जा रहा है कल्चरली, एंड ये सॉफ्ट पावर के रूप में देखने को मिलता है हमें। इसके बाद बात करेंगे मीडिया इन्फ्लुएंस ग्रोथ की। जैसे कि मैंने कहा फॉरेन टेलीविज़न, मूवीज़, स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ रीशेप कल्चरल प्रेफरेंसेस। चाहे बात करें फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, नेटफ्लिक्स की, आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। वेस्टर्न की वेस्टर्न प्रमोट मूवीज़ हो, उनका कल्चर किसी को फ़ॉलो करना हो, वैसा फ़ॉर्म करना हो, तो आजकल ईज़िली एक्सेसिबल है ये सब। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप शेप कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे ट्रेडिशनल कल्चर डिक्लाइन्स की। Some local custom and practices fed as global culture become dominant. Cultural effect of globalization is not always negative. इससे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल कल्चर डिक्लाइन से पहले हम बात करेंगे कि कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हर बार नेगेटिव नहीं शो होता है। कहीं ना कहीं अगर हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता भी है तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस हमें देखने को मिलती है, हमारे पास मोर चॉइसेस होती हैं एंड मोर ऑप्शन होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, जिनसे हम अपनी चॉइसेस में ब्लेंड करके एक न्यू या कहीं कि अपना एक न्यू थॉट्स एंड आइडियाज को इन्वेंट करते हैं, जितने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन है। सो अगर हम एग्जांपल ले तो अगर अगर हमारे पास बर्गर अवेलेबल है तो हमारे पास बर्गर खाने का ऑप्शन है, बर्गर हमें अवेलेबल है, सो उसी तरफ हमें हमारे कल्चर में डोसा भी देखने को मिलता है, जो एक इंडिविजुअल चॉइस है। जितने ज़्यादा ऑप्शन है एक्सटर्नल ग्लोबलाइजेशन के इन्फ्लुएंसी कल्चर, तो ये कोरली डिपेंड करता है हमारी चॉइसेस पे। सो ऑलवेज कल्चरल इम्पैक्ट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। इसका एक ब्लेंडेड साइड भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर हम ब्लू कुर्ते के साथ ब्लू जीन्स के साथ खादी कुर्ता भी देखते हैं। सो ये एक और एग्जांपल है जहाँ पर एलिमेंट ऑफ कल्चर वन, जो ये है एलिमेंट ऑफ कल्चर वन एंड एलिमेंट ऑफ कल्चर टू मिक्स होके एक न्यू एलिमेंट को शो करता है। सो ये था हमारा कल्चर होमोजेनाइजेशन, और ये था हमारा ये जो ब्लेंडेड की बात करी हमने। सो ये था हमारा कल्चरल हेट्रो कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बात करते हैं। इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट कहें या फिर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कहें ग्लोबलाइजेशन का। सो देखते हैं हम अपने इस टर्म को, ग्लोबल इकोनॉमिक कॉज को देखें तो सबसे पहले हमारे जहन में जो आता है इकोनॉमी को लेके, वो आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड IMF। आई होप सब इसको जानते होंगे, ये हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में डिस्कस किया है। इनमें डिफरेंस भी देखा है हमने, इनके फॉर्म में, इनके पैटर्न में, एंड इनके रोल में, दोनों में। सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट, MNC एंड ग्लोबल मार्केट। मोटा मोटा देखें तो इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, MNCs एंड ग्लोबल मार्केट्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। जहाँ पर हमने देखा WTO एंड IMF को। First, we have international institutions such as the IMF, World Bank, and WTO shape global economic policies and trade rules। ये हम बात कर चुके हैं। एंड इसके बाद बात करेंगे फ्री ट्रेड ग्रोथ की, जहाँ पर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हमें ट्रेड में इंक्रीज देखने को मिलता है एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में डिक्रीज देखने को मिलता है। ये है इंपोर्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इमर्ज, हमको इंपोर्ट ज़्यादा देखने को मिलता है एंड ट्रेड ज़्यादा देखने को मिलता है एंड
रिस्ट्रिक्शन कम देखने को मिलती है, ट्रेड इंक्रीज एंड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन डिक्रीज आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। अब उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है सब ट्रेड्स को लेके एंड ट्रेड फ्लोज को लेके। यहाँ देखेंगे फ्री ट्रेड ग्रोथ रिड्यूस बैरियर्स इनेबल इजियर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशंस। सो ये हमें देखने को मिलता है एंड इजी कैपिटल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, फ्लोज ऑफ आइडिया एंड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। बट हमें इजी कैपिटल मूवमेंट देखने को मिलता है, गुड एंड सर्विसेज का फ्लोज देखने को मिलता है नेशंस में एंड इजी एक्सचेंज देखने को मिलता है कैपिटल का। बट मोर ओवर पीपल का फ्लो अभी तक हमें इतना इजीली नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, इट्स नॉट दैट इजी एंड नॉट दैट फ्री। सो कोई भी पीपल हो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सच एज वीज़ा वगैरह, जो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है पीपल का कहीं भी शिफ्ट करने के लिए, ट्रांजिशन एंड सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती हैं वो डिफरेंट रिजल्ट देती हैं कंट्रीज़ में। हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जहाँ पर हमने बात की थी वेलफेयर स्टेट से जो हमारा शिफ्ट देखने को मिलता है मिनिमलिस्टिक स्टेट में, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट से। गवर्नमेंट आर इग्नोरिंग वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे। सो आगे बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन एंड कैपिटलिज्म। इस प्राइवेटाइजेशन एंड कैपिटलिज्म का जो आइडियोलॉजिकल वॉर हम अपने ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड से देखते हुए आ रहे हैं एंड जो हम बर्लिन का फॉल ऑफ बर्लिन वॉल को देखते हैं, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन देखते हैं, चाइना का 2004 में जो देखते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाने में, ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है। प्राइवेटाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, शिफ्ट फ्रॉम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट ओनरशिप एंड मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक्स। जहाँ पर चाइना तक कम्युनिज्म को एंड सोशलिज्म को फॉलो करता था, उसने भी कैपिटलिज्म के लिए अपने आप को बाउंड अब नहीं रखा है। उसने भी फ्री ट्रेड की बात की है एंड फ्लो की बात की है ट्रेड में, जो किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर वो ट्रेड करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है अपने लोकल प्रोडक्ट्स को। इसके बाद देखेंगे कंपटीशन को। फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज मार्केट कंपटीशन एंड क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। ये बात करता है फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज मार्केट कंपटीशन, जहाँ पर सब ट्रेड के लिए हाथ मिलाते हैं, ट्रेड करते हैं, कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, वहाँ पर कंपटीशन को भी जन्म देते हैं, कंपटीशन का भी एंट्री वहाँ पर देखने को मिलती है एंड जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी को शेप करते हैं, चैलेंजेस को। कहीं ना कहीं ये एक फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इमर्ज होते दिखता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि व्हाट इज फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पर मैं बता दूँ फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज जहाँ पर किसी भी कंट्री को प्रेशर किया जाता है, प्रेशर किया जाता है किसी भी कंट्री को ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट करने के लिए, सो ये फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को शो करता है। प्रेशर बनाया जाता है वहाँ पे कि इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाए एंड ये एक फोर्स्ड ग्लोबल मार्केट को शो करता है, जो एक रीकोलोनाइजेशन को भी शो करता है। डेवलप कंट्री मोर ऑफन कंट्रोल करती है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो उनके प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, इंपोर्ट करें, जहाँ पर किसी भी कंट्री के लिए वहाँ के लोकल मार्केट्स को एंड लोकल प्रोडक्ट्स मार्जिनलाइज हो जाते हैं एंड उनका डिप्लेशन देखने को मिलता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है। इसीलिए ये एक कंपटीशन, एक फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हमने देखा कि इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन की बात करता है। सो इसके बाद हम देखेंगे अपने इम्पोर्टेंट इंडिया के पीओवी को, पॉइंट ऑफ व्यू को, जो इंडिया का क्या इसमें इंडिया ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव रहा है, इसको देखते हुए इंडिया का क्या नेचर रहा है ग्लोबलाइजेशन को, इंडिया का क्या विजन रहा है ग्लोबलाइजेशन को लेके। सो वी स्टार्ट। इंडियाज जर्नी विद ग्लोबलाइजेशन। सो हम जानते हैं फॉर सेंचुरी इंडिया में कैपिटल्स का, गुड्स का, लेबर का अदर कंट्री से ट्रेड होता है एंड फ्लोज देखने को मिलता है। सो
एंशियंट ट्रेड हमको पहले से देखने मिलता है, जब हम एक कॉलोनी थे, एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तब से देखने को मिलता है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विद डिस्टेंट लैंड्स, ये हमको देखने को मिलता है। एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जहाँ पर हम देखते हैं इंडिया सप्लाई करता था रॉ मटेरियल्स को, एंड एक जैसा ऊपर हमने बात की इकोनॉमिक फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन की, वहाँ पर ये यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, जहाँ पर वो सप्लाई तो करता था रॉ मटेरियल्स को, बट उसको फोर्स किया जाता था एक फिनिश्ड गुड्स की मार्केट को अपनाने के लिए। यहाँ पे फिनिश्ड गुड की मार्केट देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि इंडिया सप्लाई करता था, हम प्रोवाइडर्स थे, बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। वाई? क्योंकि कॉलोनी ने हमें इतना एक्सेस नहीं दे रखा था। दैट्स वाई वो मार्केट जो था, हमें फोर्सफुली उन मार्केट्स को एंट्री देनी पड़ती थी फिनिश गुड्स के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके बाद देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज टू बिल्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसी नेगेटिव साइड, इसी जहाँ पर इकोनॉमिक फोर्स ग्लोबलाइजेशन को रोकने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट बात करते हैं पॉलिसीज की, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दे, डोमेस्टिक को बढ़ावा दे, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, एंड लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। सो जहाँ पर हमें स्लो ग्रोथ तो देखने को मिलती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेके, एंड काफ़ी ज़्यादा अटेंशन भी नहीं थी इस टाइम पे, बट 1991 के रिफॉर्म में हमने वो अचीव किया, जहाँ पर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की। सो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ओपन मार्केट्स, जहाँ पर हम फाइनेंशियल क्राइसिस को देख ही रहे थे। इसके बाद हम उसको रिफॉर्म करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एंड ओपन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। ओपन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद देखेंगे लास्ट को ग्रोथ सर्च, जहाँ पर ग्रोथ सर्च को देखें तो जीडीपी इंक्रीज होती है 5.5% से 7.5, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। ये रिफॉर्म 1991 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करती है, एंड बेनिफिट शुड रीच ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी। ये प्लस पॉइंट था हमारा। वहीं पे जहाँ पर हमने बात की इंडिया की जर्नी की ग्लोबलाइजेशन की, वहाँ पर इंडिया की रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि इंडिया की क्या पीओवी है इसको लेके रेजिस्टेंट ग्लोबलाइजेशन में। यहाँ पर देखते हैं इंडियाज इंडिया इंडियाज रेजिस्टेंट टू ग्लोबलाइजेशन। सो लेफ्ट विंग जो ग्रुप था इंडिया का, वो बात करता है, वो कहता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, जहाँ पर फ्री मार्केट सिस्टम एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये काफ़ी ज़्यादा एक मार्जिनलाइज जहाँ पर लेफ्ट विंग ग्रुप ये कहता है कि गवर्नमेंट का फ्री मार्केट सिस्टम करके कंट्रोल काफ़ी कम हो गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो एमएनसीज हैं वो उनका कोर फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है, जहाँ पर अनइक्वालिटीज देखने को मिलती है हमें रिसोर्सेज के, एंड कैपिटलिज्म काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है पुअर को पुअर होने में एंड रिच को रिच करने में। सो ये एक फैक्ट था जिसको लेफ्ट विंग अपोज करता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में, एंड वो अगेंस्ट था ट्रेड यूनियंस के, अगेंस्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज के, एंड जहाँ पर फॉरेन कंपनीज इंडिया की नीम जैसी चीज को पेटेंट करने में लगी थी, नीम जैसी चीज को अपना फॉरेन कंपनी चाहती थी पेटेंट करना, जिसका यहाँ पर विरोध भी किया जाता है इंडिया द्वारा, जहाँ पर इसका प्रोटेस्ट किया जाता है कि ऐसा ना किया जाए। एंड दूसरी तरफ बात करें राइट विंग कल्चर की, राइट विंग ग्रुप की, राइट विंग ग्रुप इंडिया का कहता है कि ग्लोबलाइजेशन इज ruining our
कल्चर, ruining our culture। जहाँ पर राइट विंग बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे कल्चर को ruin किया है। जैसे वो इस बात के भी अगेंस्ट है कि फॉरेन टीवी चैनल्स को हटा दिया जाए एंड वैलेंटाइन डे जैसे इश्यूज को, वेस्टर्न क्लोथ्स को अपोज करता है। ये यहाँ पर राइट विंग के द्वारा ये कहा गया था। एंड लेफ्ट विंग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अपोज करता है, जहाँ वहीं पे राइट विंग ग्रुप करता है और टारगेट करता है कल्चर के डिग्रेडेशन को। सो हमने देखा मेजर हमारे ये पॉइंट्स थे इसको लेके, इंडिया के रेजिस्टेंस को लेके ग्लोबलाइजेशन के लिए। हम वहीं पर बात करेंगे अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक के बारे में, विच इज ग्लोबलाइजेशन का अपोज किस बेसिस पे किया जाता है, बात करेंगे। जहाँ पर हमने इंडिया में लेफ्ट विंग एंड राइट विंग ग्रुप के पर्सपेक्टिव को देखा, उनका क्या पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन को लेके। यहीं पे दूसरी ओर हम देखेंगे कि ग्लोबली एंड वर्ल्ड क्या कहता है इसके बारे में, थिंकर्स क्या सोचते हैं इसके बारे में। सो देखेंगे रेजिस्टेंट टू ग्लोबलाइजेशन या फिर कहें तो अपोजिशन टू ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम लेफ्ट विंग क्रिटिसिज्म को देखें। लेफ्ट विंग क्रिटिसिज्म कहता है इंक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, वीकर स्टेट्स प्रोटेक्टिव रूल, हर्ट्स वर्किंग क्लास इंटरेस्ट। लेफ्ट विंग बेसिकली मार्क्सिज्म के आइडियाज से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो इसीलिए ये बात करते हैं वर्किंग क्लास की भी एंड उसके प्रोटेक्टिव रोल की भी स्टेट्स की एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की। ये कोर आइडिया हमें मार्क्स से ही देखने को मिलता है। मार्क्सिज्म के आइडियाज़ को ही यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता है लेफ्ट विंग। जो लेफ्ट विंग का क्रिटिसिज्म है मेनली लेफ्ट विंग बात करता है यहाँ पर मेनली लेफ्ट विंग बात करता है ग्लोबल कैपिटलिज्म को अपोज करता है, जो कहता है कि पुअर बिकेम मोर पुअर एंड रिच बिकेम मोर रिचर। सो ये है पुअर जो है पुअर होता जा रहा है एंड रिच कंपेयर रिचर होता जा रहा है, मोर रिच होता जा रहा है। सो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। यहाँ पर देखेंगे राइट विंग की बात करेंगे, राइट विंग थिंकर्स की बात करते हैं तो देखते हैं कल्चरल हार्म एंड इरोजन, लॉज ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, फॉरेन इन्फ्लुएंस, थ्रेटन आइडेंटिटी। अभी आप जिस गवर्नमेंट को इंडिया में देखते हैं वो भी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। बेसिकली आपको यही क्रिटिसिज्म सेम देखने को मिलेंगे अगर उनकी आइडियोलॉजी में बात की जाए तो। जो गवर्नमेंट है हमारी वो भी राइट विंग की है, जो भी कल्चरल हार्म को एंड इरोजन को, लॉज ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज को एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस, थ्रेटन आइडेंटिटी, इन सब की और इशारा करती है। सो इसमें बात की जाती है। राइट विंग बात करता है पॉलिटिकल की, जहाँ पर स्टेट की पावर डिक्रीज हो रही है, एंड इकोनॉमिक में बात करता है सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म की, एंड कल्चर में बात करता है थ्रेट टू ट्रेडिशनल कल्चर की। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कल्चरल थ्रेट की बात करता है। सो ये सब कुछ हमारे कोर फैक्ट्स थे। देखा जाए तो ग्लोबली एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, अलाई करता है डिफरेंट कंट्रीज में। अब उनका उनका कहना ये है, वी आर नॉट अगेंस्ट दोज प्रोग्राम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वी आर नॉट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, बट वी आर अगेंस्ट द प्रोग्राम ऑफ दैट लुक्स लाइक इम्पीरियलिज्म। वो इम्पीरियलिज्म को अपोज करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को नहीं करते हैं, क्योंकि इम्पीरियलिज्म उपनिवेशवाद जिसे हम कहते हैं, हिंदी में, हिंदी के स्टूडेंट्स को लिए बता दूं, ये इम्पीरियलिज्म जहाँ पे उपनिवेशवाद को देखते हैं, जो इकोनॉमिक तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस तो करता ही है, बट कहीं ना कहीं फिर एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे भी शिफ्ट कर जाता है। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन इम्पीरियलिज्म को अचीव ना कर पाए तो इसका अपोज करते हैं। कई कंट्रीज में इसका अपोज हमें देखने को मिलता है, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट देखने को मिलते हैं। इसीलिए WTO में मिनिस्ट्रियल मीटिंग 1999 में, ये फैक्ट्स याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिएटल प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जिसका कोर आइडिया एंड जिसका क्रिटिसिज्म ये होता है
जो मैंने बताया आपको एक्सप्लेन किया इंपीरियलिज्म वाला। सो ये थे कुछ हमारे अपोजिशन टू ग्लोबलाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पर क्या कहते हैं हमारे लिए। इसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम को, विच इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म अपोजिंग कॉर्पोरेट लेड ग्लोबलाइजेशन, जो अपोज करता है ग्लोबलाइजेशन को। 2001 में इसकी मीटिंग हुई थी ब्राजील में, एंड इसकी 4th मीटिंग हुई थी मुंबई में, एंड 2018 में इसकी 16 मीटिंग हुई थी। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड environmentalist and labor youth women activist, तो ये सब अपोज करते हैं नियो, ये सब अपोज करते हैं नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन की, जहाँ पर नियो लिबरलाइजेशन का अपोज वो करते हैं। उसका मेन आइडिया हमें देखने को मिलता है जो बात करता है फ्री ट्रेड की, एंड बात करता है ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, एंड लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। फ्री ट्रेड की बात करता है, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करता है। जो ये तीनों ही माइनस पॉइंट है, या बात करें उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये तीनों भी चीज़ें यूथ को, वुमेन्स को ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट चली जाती हैं, एनवायरनमेंट के भी अगेंस्ट है। जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन के हाथ में चीज़ें आएंगी, वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, इन्वायरमेंट को नेग्लेक्ट कर देंगी, लेबर को नेग्लेक्ट करती हैं, एंड ह्यूमन राइट्स को नेग्लेक्ट करती हैं। तो ये आइडिया जो आया, ये नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करने के लिए लाया गया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ, वुमेन एक्टिविस्ट। सो हमने बात करी इन सब की। ये थे हमारे कुछ ग्लोबलाइजेशन के बारे में फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन। इसमें हमने देखा ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस एंड उसका क्रिटिकल इवेलुएट किया, चाहे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हो एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या थे। इसके बाद हमने देखा वर्ल्ड सोशल फॉर्म को। सो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। हमने CUT UG के लिए अपने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है, जहाँ से हमने हमारा 80% कवर होता है। सो इसको याद रखेंगे। हमने चाहे वो टाइमलाइन की बात हो, किसी भी फेज की, एंड कोई भी फैक्ट की बात हो, एक्सप्लेनेशन की बात हो, डिटेल में एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। किसी भी फैक्ट को हमने यहाँ पे स्किप नहीं किया है। NCERT के जो भी फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने सब मेंशन किया है यहाँ पे रिटन फॉर्म में। आपको मेरे साथ रिटन फॉर्म में उसको याद भी करवाया। हम आई होप सबको याद भी हुआ होगा, रिकॉल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहा होगा। सो गाइस, thanks for watching and do subscribe this channel and share this channel जिनका भी एग्ज़ाम है अपकमिंग, एंड जो अपेयर होना चाहते हैं एग्ज़ाम में, एंड लाइक दिस सेशन जो मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी सेशंस को वैल्यू प्रोवाइड करने में यहाँ पे। सो थैंक यू गाइस, स्नेहा पॉल दिस साइड। आई होप सब पढ़ाई कर रहे होंगे।